लास्ट क्लास में हमने सेमी एम्पिरिकल मास फॉर्मूले का अध्ययन किया था। आज हम उसके आगे जो नेक्स्ट टॉपिक है न्यूक्लियर स्टेबिलिटी या N/Z रेशियो का अध्ययन करेंगे। प्रकृति में कई प्रकार के नाभिक पाए जाते हैं। उन नाभिकों में से कुछ नाभिक तो ऐसे हैं जो कि स्थायी है, कुछ नाभिक ऐसे हैं जो कि अस्थायी है या रेडियो एक्टिव नेचर के हैं। अब हम स्थायी नाभिक किसे कहते हैं? कोई भी न्यूक्लियाई, कोई भी नाभिक ऐसा जो किसी अन्य नाभिक में परिवर्तित नहीं हो, अर्थात हमेशा अपनी उसी फॉर्म में रहे जिस फॉर्म में है, या किसी दूसरे नाभिक में उसका विघटन नहीं हो, तो वह नाभिक स्थायी नाभिक कहलाता है, स्टेबल न्यूक्लियाई कहलाता है। अब नाभिक कितना स्थायी है, कितना अस्थायी है, इसका मापन करने के लिए हम उसकी बाइंडिंग एनर्जी को लेते हैं। अर्थात किसी भी नाभिक के स्थायित्व का मापन जिस फिजिकल क्वांटिटी के द्वारा किया जाता है, वो फिजिकल क्वांटिटी है उसकी बाइंडिंग एनर्जी। नाभिक के स्थायित्व का मापन उसकी बाइंडिंग एनर्जी के द्वारा किया जाता है। अब यह बाइंडिंग एनर्जी जितनी अधिक होती है, वह नाभिक उतना ही अधिक स्थायी होता है, और नाभिक की बंधन ऊर्जा बाइंडिंग एनर्जी जितनी कम होती है, वह नाभिक उतना ही अनस्टेबल होता है। यदि हम किसी एक न्यूक्लियाई को लें और उसकी बाइंडिंग एनर्जी को हम कैलकुलेट कर लें कि इस नाभिक की बाइंडिंग एनर्जी इतनी है, और उस बाइंडिंग एनर्जी के बराबर या उससे अधिक एनर्जी हम बाहर से उस न्यूक्लियाई को दे दें, तो ही वह नाभिक विखंडित हो सकता है, अन्यथा विखंडित नहीं होगा। अब नाभिकों के स्थायित्व के अध्ययन के लिए प्रकृति में जितने भी स्थायी नाभिक पाए जाते हैं, उन सभी स्थायी नाभिकों को लेकर उनके एटॉमिक नंबर, परमाणु क्रमांक Z और न्यूट्रॉन संख्या N के बीच एक ग्राफ खींचा गया। प्रकृति में जितने भी स्थायी नाभिक पाए जाते हैं, उन सभी स्थायी नाभिकों का एटॉमिक नंबर, जिसको हम कैपिटल Z से लिखते हैं, वह न्यूट्रॉन संख्या, जिसको हमने यहाँ कैपिटल N से लिखेंगे, न्यूट्रॉन संख्या N को लेकर के एक ग्राफ खींचा गया। दोनों के बीच में एटॉमिक नंबर Z और न्यूट्रॉन संख्या N के बीच में, तो हमें ग्राफ प्राप्त होता है। इस ग्राफ को हम कहते हैं सेगर चार्ट। सेगर नाम के साइंटिस्ट ने बनाया है, इसलिए इसको सेगर चार्ट कहते हैं, या इसका दूसरा नाम है न्यूट्रॉन प्रोटॉन ग्राफ। जब ये ग्राफ खींचने के बाद में हम इसका सूक्ष्म निरीक्षण करते हैं, डीपली इसको स्टडी करते हैं, तो हम पाते हैं कि सभी नाभिक जो है वो एक नैरो बैंड में, जिसको हम स्टेबिलिटी रीजन कहते हैं, में इकट्ठा होने की प्रवृत्ति होती है, कि वह सब के सब किसी एक रीजन में आने की कोशिश करते हैं, जिसको हम स्टेबिलिटी रीजन, नैरो बैंड कहते हैं। और वो जो नैरो बैंड है, वो नैरो बैंड यहाँ पर अपन देखें तो ये सेगर चार्ट है। इस सेगर चार्ट में जैसे ये डार्क लाइन जो है, ये वाली यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये जो जिग-जैग लाइन है, ऐसे ऐसे ये बैंड है। तो सभी नाभिक जो है इस नैरो बैंड में एकत्रित होने की प्रवृत्ति रखते हैं, और इस नैरो बैंड के बीचों बीच एक लाइन निकलती है, और वो लाइन है अपनी यहाँ 0 पॉइंट, या जिसको हम O पॉइंट कह रहे हैं, O से लेकर के
इस बी तक सीधी लाइन, इन दोनों को मिलाने वाली ये जो लाइन है, ये लाइन कहलाती है स्टेबिलिटी लाइन। क्या कहलाती है? सेगर चार्ट के अंदर जो नेरो बैंड के बीचों बीच एक लाइन खींची गई है, ओ बी रेखा, ये ओ बी रेखा कहलाती है स्टेबिलिटी लाइन या स्टेबिलिटी कर्व। अब इस जो स्टेबिलिटी रीजन अपन ने लिया है, इस स्टेबिलिटी रीजन के बाहर जितने भी नाभिक होते हैं या इस नैरो बैंड के बाहर जितने भी नाभिक होते हैं, वो सब के सब नाभिक अनस्टेबल या रेडियो एक्टिव नेचर के होते हैं। तो फिर वो अनस्टेबल और रेडियो एक्टिव नेचर के जो न्यूक्लियाई हैं, वो इस प्रकार से विखंडित होते हैं, इस प्रकार से टूटते हैं कि उनमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का रेशियो n/z रेशियो इस प्रकार से हो जाए कि नाभिक इस स्टेबिलिटी रीजन में आ जाए, इस नैरो बैंड में आ जाए। अब ये जो अस्थायी नाभिक विघटित होकर के, विखंडित होकर के स्टेबिलिटी रीजन में आने का कोशिश करते हैं, प्रयत्न करते हैं। अब अनस्टेबिलिटी नाभिक जो है वो किस किस प्रकार से टूट सकते हैं, कितने प्रकार से विघटित हो सकते हैं, वो 3 प्रकार से विखंडित हो सकते हैं, ताकि n/z रेशियो इस प्रकार का हो जाए कि वह नाभिक विखंडित होकर के स्टेबिलिटी रीजन में आ जाए। अब वो जो 3 प्रकार का इनका क्षय है, डीके है, वो 3 प्रकार का डीके है। एक तो है अल्फा डीके, कि अल्फा पार्टिकल जो हीलियम एटम के इक्विवेलेंट है, उसका एमिशन करके इस स्टेबिलिटी रीजन में आ सकते हैं। एक है बीटा प्लस डीके, जिसको हम पॉजिट्रॉन डीके कहते हैं। और पॉजिट्रॉन क्या है? इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल। और तीसरा डीके है बीटा माइनस डीके, ये जैसे 3rd नंबर पॉइंट है बीटा माइनस डीके, ये वाला, ये इलेक्ट्रॉन एमिशन है। और इलेक्ट्रॉन एमिशन में क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन एमिट होने के बाद में नाभिक इस प्रकार से परिवर्तित होता है, या इस बीटा प्लस डीके में पॉजिट्रॉन एमिशन के बाद में नाभिक इस प्रकार से परिवर्तित होता है कि वह इस स्टेबिलिटी नैरो बैंड में आ जाए। तो सबसे पहले हम लेते हैं अल्फा डीके को। अल्फा डीके में क्या होगा कि जब भी कोई नाभिक अल्फा कण का एमिशन करता है तो वह अल्फा डीके कहलाता है। और इस अल्फा डीके में पेरेंट न्यूक्लियाई जो है, जो कि जिसका डीके हो रहा है, जिसका क्षय हो रहा है, उसकी प्रोटॉन संख्या या एटॉमिक नंबर और न्यूट्रॉन नंबर में 2-2 की कमी हो जाती है। अर्थात प्रोटॉन संख्या या एटॉमिक नंबर भी 2 से कम हो जाता है और न्यूट्रॉन की संख्या भी 2 कम हो जाती है। और उसको यहाँ पर शो किया गया है, ये जो लाइन है, ये वाली, ये वाली। पेरेंट न्यूक्लियाई जो है वो अपना है XZN। डीके हुआ, किस प्रकार का डीके? बीटा डीके, हीलियम के इक्विवेलेंट पार्टिकल रहता है, अर्थात ये हीलियम पार्टिकल का एमिशन हुआ। और एमिशन होने पर जो डॉटर न्यूक्लियाई आएगा, वो डॉटर न्यूक्लियाई में देखो एटॉमिक नंबर 2 से कम हो गया और न्यूट्रॉन नंबर भी 2 से कम हो गया। तो ये जो डीके है, ये डीके कहलाता है अल्फा डीके। सेकंड है फिर बीटा प्लस डीके, पॉजिट्रॉन पार्टिकल का डीके। तो यहाँ जो लाइन दी है, अपनी जो इक्वेशन दी है, ये है देखो बीटा प्लस डीके। इलेक्ट्रॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज शो कर रखा है, जो बता रहा है कि इलेक्ट्रॉन के अपोजिट है, अर्थात इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल है। ये अपना पेरेंट न्यूक्लियाई है।
जिसका एटॉमिक नंबर Z है और न्यूट्रॉन नंबर N है। जब इससे बीटा प्लस डीके होता है या पॉजिट्रॉन का एमिशन होता है तो एटॉमिक नंबर तो 1 से कम हो जाता है विथ डॉटर न्यूक्लियाई, और प्रोटॉन नंबर 1 से बढ़ जाता है। तो ये डीके कहलाता है अपना बीटा प्लस डीके। तीसरा जो डीके है वह है बीटा माइनस डीके, इलेक्ट्रॉन एमिशन। और इस प्रकार के डीके में प्रोटॉन नंबर जो है, एटॉमिक नंबर जो है वो तो 1 से बढ़ जाता है, Z+1। पहले Z था, पेरेंट न्यूक्लियाई एक्स Zn, एटॉमिक नंबर Z और न्यूट्रॉन नंबर N। जब इसका डीके हुआ तो डॉटर न्यूक्लियाई में एटॉमिक नंबर +1 हो गया, लेकिन न्यूट्रॉन नंबर 1 से कम हो गया। तो ये 3 प्रकार के हमारे पास डीके हैं, अल्फा डीके, बीटा प्लस डीके और बीटा माइनस डीके। अब इन डीके को यहाँ पर एक ग्राफ से शो किया गया है। वह ग्राफ भी न्यूट्रॉन संख्या और प्रोटॉन संख्या Z के बीच खींचा गया है। और ये जो लाइन दी हुई है अपनी, ये लाइन जो है वो है स्टेबिलिटी लाइन। इस स्टेबिलिटी लाइन के दोनों ओर 3 प्रकार के डीके शो किए हैं, अल्फा डीके, बीटा डीके, बीटा माइनस डीके और बीटा प्लस डीके। अगर अल्फा डीके को लें तो अल्फा डीके में देखिए ये जो 1 नंबर लिखा हुआ है, ये 1 नंबर है पेरेंट न्यूक्लियाई, यहाँ पर जो डॉट लगी हुई है ये वाली। जब इसका अल्फा डीके होता है तो ये तीर का निशान शो कर रहा है कि न्यूट्रॉन की संख्या में कमी होती है, और वो कितने नंबर से होती है, 2 कम हो जाती। और ये जो लाइन है इस तरफ, ये वाली, ये तीर का निशान शो कर रहा है कि इसमें न्यूट्रॉन की संख्या में तो कमी हुई, वो तो ये रही लाइन। और ये जो लाइन है वो शो कर रही है कि ये शो कर रही है कि इसकी प्रोटॉन की संख्या में भी इस तरफ कमी हो रही है। और इन दोनों का रिजल्टेंट जो है वो ये लाइन है, ये वाली। ये लाइन किस ओर है, इस स्टेबिलिटी लाइन की ओर, अर्थात इस नैरो बैंड की ओर आने की कोशिश करते हैं, इस स्टेबिलिटी रीजन की ओर आने की कोशिश करता है कौन, डॉटर न्यूक्लियाई। कैसे, पेरेंट न्यूक्लियाई से डॉटर न्यूक्लियाई में कन्वर्ट होगा, तो डॉटर न्यूक्लियाई जो है वो इस स्टेबिलिटी रीजन में आ जाएगा। इसी प्रकार से बीटा माइनस डीके को लें तो बीटा माइनस डीके में ये जो न्यूक्लियाई है 3 नंबर पे, उसको हम पेरेंट न्यूक्लियाई कह रहे हैं। और बीटा माइनस डीके होगा तो ये लाइन तो शो कर रही है कि इसमें न्यूट्रॉन की संख्या में कमी होगी, और ये जो लाइन है इधर वाली, ये शो कर रही है कि इसकी प्रोटॉन की संख्या में वृद्धि होगी। और इन दोनों का रिजल्टेंट जो है वो ये लाइन है, जो कि स्टेबिलिटी रीजन की ओर आने की कोशिश या प्रवृत्ति को शो कर रही है। और इसी प्रकार से बीटा प्लस डीके में देखें तो बीटा प्लस डीके में 0.2 जहाँ लिखा है वो पेरेंट न्यूक्लियाई है, और इससे जब बीटा प्लस डीके होगा तो न्यूट्रॉन की संख्या में वृद्धि होगी, एटॉमिक नंबर में कमी होगी, और रिजल्टेंट लाइन ये जो है वो भी रिजल्टेंट लाइन देखें तो वो भी स्टेबिलिटी रीजन की ओर जाने की प्रवृत्ति रखती है। तो जब इन तीनों ही डीके में हम रिजल्टेंट लाइन को देखें, रिजल्टेंट लाइन कौन सी है, जो कि न्यूट्रॉन नंबर और प्रोटॉन नंबर में जो परिवर्तन हो रहा है उसके रिजल्ट को शो कर रही है। तो उसको देखें तो तीनों ही डीके में एक लाइन ये है, दूसरी लाइन ये है और तीसरी लाइन ये है। इन तीनों ही लाइनों को जब हम ध्यान से देखें तो हम देखते हैं कि ये स्टेबिलिटी रीजन की ओर जाने की प्रवृत्ति रखती है, नैरो बैंड की ओर जाने की प्रवृत्ति रखती है। अर्थात अस्थायी जो नाभिक है वो इन तीनों डीके में से किसी के भी द्वारा
विघटित होकर, क्षय होकर स्टेबिलिटी रीजन में जाने की कोशिश करते हैं। अब ये जो सभी नाभिक जो है, इन सभी नाभिकों को हम 3 प्रकार से क्लासिफाई किया है, वर्गीकृत किया है, जिन्हें सेगर चार्ट में भी दर्शाया गया है। सेगर चार्ट कौन सा? ये वाला सेगर चार्ट। अब इस सेगर चार्ट में देखें तो कुछ नाभिक तो ऐसे हैं, जैसे मैंने एक नंबर लेता हूं, एटॉमिक नंबर जैसे 20 है। ये 20 नंबर के ऊपर देखो वर्टिकल लाइन बनी हुई है, ये वाली, और प्रत्येक पॉइंट के करस्पॉन्डिंग अगर हम इधर न्यूट्रॉन की संख्या देखें तो प्रोटॉन संख्या Z, लेकिन न्यूट्रॉन संख्या 10, प्रोटॉन संख्या 20, न्यूट्रॉन संख्या 30, प्रोटॉन संख्या 20, न्यूट्रॉन संख्या 60, प्रोटॉन संख्या 20, न्यूट्रॉन संख्या 140। अर्थात इस लाइन पर जितने भी न्यूक्लियाई है, जितने भी नाभिक हैं, उन नाभिकों की प्रोटॉन संख्या तो 20 है, लेकिन न्यूट्रॉन संख्या देखें तो वो न्यूट्रॉन संख्या 0 से लेकर के 150 तक वेरी होती। अर्थात इन सभी नाभिकों में प्रोटॉन की संख्या तो कांस्टेंट है, बट न्यूट्रॉन नंबर आर डिफरेंट। तो इस प्रकार के नाभिकों को हम क्या कहेंगे? इस प्रकार के नाभिकों को हम कहेंगे आइसोटॉप, समस्थानिक नाभिक। तो पहले नाभिक तो कौन से हो गए? आइसोटॉप, जो कि वर्टिकल लाइन के द्वारा शो हो रहे हैं। दूसरे जो नाभिक हैं उनको देखें तो यहाँ पर इसी सेगर चार्ट में हॉरिजॉन्टल लाइन को लेते हैं। जैसे ये वाली हॉरिजॉन्टल लाइन में ले लेता हूँ, एक है, जैसे 80 नंबर वाला ले लेता हूँ, न्यूट्रॉन संख्या 80 के करस्पॉन्डिंग हॉरिजॉन्टल लाइन ये है। तो इस लाइन पर जितने भी न्यूक्लियाई है उनकी न्यूट्रॉन संख्या कितनी है? 80। लेकिन प्रोटॉन संख्या देखें तो प्रोटॉन संख्या देखो 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 और लास्ट में 90। तो इस लाइन पर जितने भी न्यूक्लियर रहेंगे उन सभी न्यूक्लियाई में, नाभिक में न्यूट्रॉन संख्या तो 80 रहेगी। लेकिन प्रोटॉन संख्या जो है, एटॉमिक नंबर जो है, वो एटॉमिक नंबर 0 से लेकर के 90 तक वेरी कर रहे हैं। तो ऐसे नाभिक भी हो गए जिनकी न्यूट्रॉन संख्या तो सेम है, लेकिन एटॉमिक नंबर और प्रोटॉन संख्या अलग अलग है। तो इस प्रकार के नाभिकों को हम कहेंगे आइसोटोन, सम न्यूट्रॉनिक। और वो सम न्यूट्रॉनिक नाभिक जो है इस सेगर चार्ट में हॉरिजॉन्टल लाइन के द्वारा शो किए गए। ये जितने भी हॉरिजॉन्टल लाइन हैं, इन सभी हॉरिजॉन्टल लाइन के द्वारा शो किया गया। अब तीसरे प्रकार के नाभिक ऐसे हैं, वो नाभिक कौन से हैं? इसी सेगर चार्ट में देखें तो मैं एक लेता हूँ, प्रोटॉन संख्या जैसे 10, एटॉमिक नंबर। तो इसी एटॉमिक नंबर 10 के करस्पॉन्डिंग न्यूट्रॉन नंबर भी 10 है, जो कि लाइन को क्रॉस कर रहे हैं, ये वाला पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट ये है, इस नेक्स्ट पॉइंट पर प्रोटॉन एटॉमिक नंबर या प्रोटॉन नंबर 20 और न्यूट्रॉन नंबर 20। नेक्स्ट क्रॉसिंग लाइन जो है, दोनों ही हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन, जो हमने 2 प्रकार की लाइनें ली है, एक तो है वर्टिकल लाइन और दूसरी है हॉरिजॉन्टल लाइन। इन लाइन का जो क्रॉसिंग पॉइंट है, इन लाइन का जो क्रॉसिंग पॉइंट है, क्रॉसिंग पॉइंट भी कौन सा? जहां पर न्यूट्रॉन संख्या और प्रोटॉन संख्या सेम हो। 40 के क्रॉसपॉन्डिंग जैसे ये है, 50 के क्रॉसपॉन्डिंग ये लाइन पॉइंट है, 60 के क्रॉसपॉन्डिंग ये पॉइंट। तो इन पॉइंट पर जो न्यूक्लियाई आएंगे वो न्यूक्लियाई कौन से हैं कि इनमें एटॉमिक नंबर, इट मीन प्रोटॉन नंबर और न्यूट्रॉन नंबर दोनों ही सेम है।
तो ऐसे जो न्यूक्लियाई है वो ऐसे न्यूक्लियाई कहलाते हैं आइसोबार, समभारिक, अर्थात जिनमें एटॉमिक नंबर और प्रोटॉन नंबर दोनों ही बराबर हो तो वो कहलाते हैं आइसोबार। और वो सेगर चार्ट में कौन से हैं? वो सेगर चार्ट में है कि एक तो हमने न्यूट्रॉन अक्ष ली है और एक एटॉमिक नंबर या प्रोटॉन अक्ष ली है। उन दोनों ही अक्षों को समान खंड में काटने वाली रेखा जो है उस रेखा पर आइसोबार न्यूक्लियाई स्थित है। तो ये तो है सेगर चार्ट के द्वारा कि कितने प्रकार के न्यूक्लियाई हैं। वो 3 प्रकार के न्यूक्लियाई हमने यहाँ लिए, आइसोटोप, आइसोटोन और आइसोबार। अब इसी सेगर चार्ट से जो सबसे इम्पोर्टेंट रिजल्ट है वो ये निकाला कि जब इस सेगर चार्ट्स को हम देखते हैं, ध्यान से इसकी स्टडी करते हैं, तो हम पाते हैं कि जो स्थायी हल्के एलिमेंट है, हल्के तत्व जो है, उन हल्के तत्वों के लिए न्यूट्रॉन संख्या और प्रोटॉन संख्या Z, उन दोनों का रेशियो N/Z वो 1 रहता है। तो रिजल्ट क्या आया कि ऐसे नाभिक जिनमें न्यूट्रॉन संख्या और प्रोटॉन संख्या लगभग समान हो और उनका रेशियो 1 के इक्विवेलेंट हो, तो ऐसे नाभिक स्थायी नाभिक होते हैं। लेकिन जब हम स्थायी, मध्यम और भारी नाभिकों की ओर बढ़ते हैं तो उस स्थिति में ये N/Z रेशियो 1.6 तक पहुंच जाता है। 1.6 से अधिक नहीं होगा। वो रेशियो जो है 1 से लेकर के 1.6 तक पहुंच जाता है। और जैसे ही रेशियो 1.6 तक पहुंचता है, 1 से 1.6 की ओर, तो न्यूक्लियाई अनस्टेबल होते जाते हैं। अब ये रेशियो 1.6 तक बढ़ने का रीज़न है, वो रीज़न ये है कि जैसे जैसे हम भारी नाभिकों की ओर बढ़ते हैं तो उनमें प्रोटॉन की संख्या बढ़ती जाती है। और प्रोटॉन की संख्या बढ़ने के कारण प्रोटॉनों के बीच में हमने नाभिक में एक रिपल्सिव कोर मानी थी। तो उसकी वजह से रिपल्सिव फोर्स बढ़ता जाता है, प्रतिकर्षण बल का मान बढ़ता जाता है। उस रिपल्सिव फोर्स को कंट्रोल में रखने के लिए, उसको नियंत्रण में रखने के लिए इन भारी नाभिकों में प्रोटॉनों की संख्या से न्यूट्रॉनों की संख्या अधिक रखनी पड़ती है ताकि उस रिपल्सिव फोर्स को कंट्रोल किया जा सके। और जैसे ही न्यूट्रॉनों की संख्या अधिक होगी, ये N/Z जो रेशियो है वो 1 से अधिक हो जाएगा। और कहाँ तक? 1.6 तक। तो नाभिकों को स्थायित्व प्रदान करने के लिए, प्रोटॉनों की अपेक्षा न्यूट्रॉनों की संख्या अधिक रखनी पड़ती है। किनमें? भारी नाभिकों में। और उसकी वजह से ये N/Z रेशियो जो है 1.6 तक पहुंच जाता है। तो कुछ स्थायी नाभिक ऐसे भी हैं जिनमें N/Z रेशियो 1 से अधिक अर्थात 1.6 तक भी होता है। और उसका रीज़न ये है, वैसे सामान्यतः ये कहते हैं कि N/Z का रेशियो 1 हो तो वो नाभिक स्थायी होता है। लेकिन कुछ नाभिक ऐसे भी हैं, स्थायी नाभिक, जिनमें N/Z रेशियो 1.6 तक पहुंच गया। तो फिर उस स्थिति में हमने जो पहले कमिटमेंट दिया है कि N/Z रेशियो इज इक्वल 1 फॉर स्टेबल न्यूक्लियाई, तो उसका विरोध स्टार्ट हो जाएगा कि पहले तो आपने कहा कि N/Z रेशियो 1 होना चाहिए, यहाँ तो 1.6 हो रहा है, और जब 1.6 हो रहा है तो वो नाभिक अनस्टेबल होना चाहिए। लेकिन ये स्टेबल है, और इसलिए है क्यों? क्योंकि
प्रोटॉनों की संख्या बढ़ने पर रिपल्सिव फोर्स बढ़ रहा है, और उस रिपल्सिव फोर्स को कंट्रोल में रखने के लिए हमने यहाँ पर न्यूट्रॉन की संख्या बढ़ाई है, ताकि नाभिक का स्थायित्व बना रहे। अब इन सभी स्थायी नाभिकों को अध्ययन करने से यह भी पाया कि यदि नाभिकों का स्थायित्व प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन की संख्या के समता एवं विषमता से भी परस्पर संबंधित है, अर्थात इन नाभिकों में न्यूट्रॉन संख्या और प्रोटॉन संख्या इवन है या ओड है, उस पर भी निर्भर करता है कि कौन से नाभिक स्थायी होंगे, कितने स्थायी होंगे, कितने स्थायी नहीं होंगे। और जब उस निष्कर्ष से हम एक सारणी बनाएं तो वो सारणी हमें मिलती है, ये सारणी स्थायी नाभिकों की। इस सारणी में देखें तो एक कॉलम तो दिया है प्रोटॉन की संख्या का, एक कॉलम दिया है न्यूट्रॉन की संख्या का, एक कॉलम दिया है द्रव्यमान संख्या का, और दूसरा दिया है, सेकंड लास्ट जो है वो दिया है स्थायी नाभिकों की संख्या का, और लास्ट जो है एग्जाम्पल का। अब इनको देखिए, पहली जो रो है प्रोटॉन संख्या इवन, न्यूट्रॉन नंबर इवन, तो मास नंबर भी इवन रहेगा, अर्थात प्रोटॉन नंबर और न्यूट्रॉन नंबर जब इवन हो तो स्थायी नाभिकों की संख्या है 162। पहला इंपॉर्टेंट रिजल्ट कि जब प्रोटॉन संख्या और न्यूट्रॉन संख्या इवन हो तो इस प्रकार के स्थायी नाभिकों की संख्या प्रकृति में सबसे अधिक पाई जाती है, और वो संख्या कितनी है, 162। इसी प्रकार से जब हम लास्ट रो को लेते हैं, और लास्ट रो में ज़रा ध्यान से देखिए कि उसमें प्रोटॉन नंबर और न्यूट्रॉन नंबर दोनों ही ओड है। दोनों ही ओड होने पर इनका एडिशन तो, योग तो इवन हो जाएगा। लेकिन ऐसे भी स्थायी नाभिक होते हैं जिनमें प्रोटॉन संख्या और न्यूट्रॉन संख्या दोनों ही ओड है, और वो संख्या कितनी है, 4। और वो कौन कौन से, हाइड्रोजन का सेकंड समस्थानिक 1s2, लिथियम, बोरॉन और नाइट्रोजन, ये 4 न्यूक्लियाई है जिनकी प्रोटॉन संख्या न्यूट्रॉन संख्या ओड होते हुए भी स्थायी है, और उनकी संख्या कितनी है, उनकी संख्या है टोटल 4। तो ये तो हुए अपने सेगर चार्ट के द्वारा नाभिक का स्थायित्व कैसा होगा, N/Z रेशियो कैसा है, और कौन कौन से क्या किस किस प्रकार के न्यूक्लियर पाए जाते हैं, आइसोटोप, आइसोटोन और आइसोबार, और साथ ही ओड इवन नंबर के आधार पर भी कि प्रोटॉन संख्या और न्यूट्रॉन संख्या के ओड इवन नंबर के आधार पर भी स्थायी नाभिक कितने कितने हैं। नेक्स्ट आता है अपना नाभिकों का वर्गीकरण। यह भी हमने सेगर चार्ट में भी देखा था कि नाभिकों का वर्गीकरण किन किन प्रकार से हैं, तो उसमें कुछ प्रकार और लिए हैं। उनमें से हमने एक आइसोटोप तो पहले देख लिया। आइसोटोप कौन सा होगा, तत्व एक ही होगा क्योंकि एटॉमिक नंबर सेम है, और एक ही तत्व के लिए प्रोटॉन की संख्या समान परंतु न्यूट्रॉन की संख्या अलग, तो वो आइसोटोप कहलाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर हाइड्रोजन से लेकर के ये यूरेनियम तक के ये लिए हैं समस्थानिक। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक हैं, ऑक्सीजन के भी 3 हैं, क्लोरीन के 2 है, यूरेनियम के यहाँ पर 2 शोकी हैं, एक और है, ये आगे आएगा। तो ये सारे टोटल अपने आइसोटोप। सेकंड हमने आइसोटोन लिया, वहाँ पर हमने आइसोटोन लिया था, यहाँ पर इन्होंने अपन भी यहाँ पर आइसोटोन पहले ले लेते हैं। ये वाले इनमें एक ही तत्व रहेगा, न्यूट्रॉन की संख्या सेम रहेगी परंतु एटॉमिक नंबर या प्रोटॉन संख्या अलग अलग रहेगी, तो वो सम न्यूट्रॉनिक कहलाते हैं।
और एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर ये सारे एग्जाम्पल लिए, ये वाले। एक ही तत्व नहीं होगा, तत्व अलग अलग होगा, एलिमेंट अलग होंगे। एक ही तत्व तो किस में रहेगा, वो आइसोटोप में रहेगा। क्यों? क्योंकि उसका एटॉमिक नंबर सेम है। यहाँ पर आइसोटोन में एटॉमिक नंबर चेंज होते ही एलिमेंट बदल जाएगा, लेकिन न्यूट्रॉन संख्या सेम होगी। तो ये सारे एग्जाम्पल यहाँ दिए। थर्ड हमने सेगर चार्ट में देखा था आइसोबार। आइसोबार कौन सा था? ऐसे नाभिक जिनमें प्रोटॉन संख्या और न्यूट्रॉन संख्या दोनों ही सेम हो। प्रोटॉन संख्या और न्यूट्रॉन संख्या दोनों ही सेम हो तो वो कहलाते अपने आइसोबार। ये एग्जाम्पल यहाँ पर दिए। क्लियर? आइसोबार कौन से थे? सेगर चार्ट को वापस देखें तो उसमें एटॉमिक नंबर और न्यूट्रॉन नंबर दोनों सेम थे। और इन सभी को वो उसमें ध्यान से देखें तो ऐसे न्यूक्लियाई जिनकी द्रव्यमान संख्या सेम हो, जिनकी द्रव्यमान संख्या या न्यूक्लियनों की संख्या समान हो, तो वो समभारी कहलाते हैं। और उसके एग्जाम्पल हमने यहाँ पर ये दिए। इनके अतिरिक्त जो इम्पोर्टेंट है वो है एक आइसोमर। और आइसोमर कौन से नाभिक कहलाएंगे? ऐसे नाभिक जिनका एटॉमिक नंबर Z, न्यूट्रॉन नंबर N और एटॉमिक मास नंबर या द्रव्यमान संख्या A सभी समान हो, तीनों ही नंबर समान हो, परंतु उनके रेडियो एक्टिव प्रॉपर्टीज अलग अलग हो, तो ऐसे नाभिक कहलाते हैं आइसोमर या समावयवी कहलाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर कोबाल्ट और ब्रोमीन लिया है। ये कोबाल्ट 60 सामान्य स्टेज है और ये इसकी मेटा स्टेबल स्टेज है। दोनों ही स्टेज में तीनों नंबर इक्वलेंट हैं, बराबर हैं, लेकिन इनकी रेडियो एक्टिव प्रॉपर्टीज अलग अलग है। मिरर न्यूक्लियाई लास्ट में जो है, और मिरर न्यूक्लियाई अपने पहले भी पढ़ा है कि दो नाभिक रहेंगे, दोनों नाभिकों में एक की प्रोटॉन संख्या दूसरे की न्यूट्रॉन संख्या के बराबर रहेगी और दूसरे की प्रोटॉन संख्या पहले के न्यूट्रॉन संख्या के बराबर रहेगी, तो वो कहलाते हैं मिरर न्यूक्लियाई। एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर कार्बन 13 और नाइट्रोजन 13 लिया है। और लास्ट जो है कि नाभिकों के स्थायित्व के आधार पर भी नाभिकों का वर्गीकरण किया गया है, और वो दो प्रकार के, एक तो स्टेबल और एक अनस्टेबल। स्टेबल नाभिक वो है जो कभी विखंडित नहीं होते या अपने आप विघटित नहीं होते, और उनकी संख्या 274 है। और अस्थायी नाभिक वो होंगे जिनका स्वतः या बाह्य विकिरणों के द्वारा भी बाह्य विकिरणों को आपतित करवा करके भी विखंडित कर सकते हैं, वो अस्थायी नाभिक कहलाते हैं। और इन नाभिकों को हम रेडियो एक्टिव भी कहते हैं, और इनकी संख्या जो है लगभग 2000 से भी अधिक है। तो ये तो हुआ अपना आज नाभिकों का स्थायित्व और स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियाई। नेक्स्ट टॉपिक जो है उसको अब हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।